ई क्लासेस में उत्तर प्रदेश के सभी छात्रों का एक बार स्वागत है। प्रिय बच्चों, मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में आपका जो ये गणित है, देखिए ये डॉक्टर मनोहर रे का गणित है। मैंने इसका पहला चैप्टर जिसका नाम था, देखिए वास्तविक संख्याएं, इसका मैंने पहला चैप्टर जिसका नाम था वास्तविक संख्याएं आपको सॉल्व कराया था, सारे अभ्यास आपको हल कराए थे। आज मैं आपको इसका अध्याय 2, देखिए अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद पॉलिनोमियल्स। आज मैं बहुपद के अध्याय को शुरू करने जा रहा हूं। तो मैं सभी बच्चों से आग्रह करता हूं, जिन बच्चों ने अभी अभी कक्षा 9 पास किया है, कक्षा 10 में आए हैं, तो ऐसे उत्तर प्रदेश के सभी छात्र छात्राएं, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क कोचिंग पढ़ना चाहते हैं बिना किसी पैसे के हम हाई स्कूल के गणित में अच्छे अंक प्राप्त करें, तो प्यारे बच्चों, आप मेरे चैनल को, जिसका नाम मैंने आपको पहले बता दिया है, ई क्लासेस, SK कुशवाहा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सर्च करिए। जैसे ही आप ई क्लासेस SK कुशवाहा इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मैं जो भी वीडियो डालूंगा हाई स्कूल के प्रत्येक छात्र तक सबसे पहले पहुंचेगा। आप पढ़ सकेंगे, आपको किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आपसे एक ही बात कहूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए, मैं नहीं कहता हूँ कि ज़बरदस्ती लाइक करें, अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करिए, ताकि मैं आपको इस पूरे गणित को सॉल्व करा सकूं। मैं क्रमवार सारे चैप्टर्स पढ़ाऊंगा इस गणित के, आप बस मेरे साथ पढ़िए, किसी कोचिंग ट्यूशन की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तो प्यारे बच्चों, मैं अब आपको आज, देखिए बहुपद अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद पॉलिनोमियल्स, इसे अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिनोमियल्स। आज मैं इस चैप्टर को शुरू करने जा रहा हूं। आज मैं आपको समझाऊंगा कि बहुपद क्या है, कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में आज काफी हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद जब आप बहुपद के बारे में पूरी तरह समझ जाएंगे, उसके बाद मैं आपको इसके अभ्यास शुरू करूंगा कराना। तब सवालों को सीखिए, पहले समझिए कि बहुपद होता क्या है, पॉलिनोमियल क्या है। हमने बहुपद सुन लिया, लेकिन बहुपद होता क्या है। तो आज मैं आपको बहुपद पर चर्चा करता हूँ, उसके बारे में पूरी तरह बातें समझाता हूँ, आप समझने का प्रयास करिए। उसके बाद मैं आपको अगले वीडियोज में सवाल हल कराऊंगा, इसके क्वेश्चंस कराएंगे। तो देखिए बहुपद पॉलिनोमियल्स, मैंने यहाँ इसकी डेफिनेशन लिख रखी है, फिर मैं आपको समझाऊंगा। आप इस परिभाषा को याद करें, बिल्कुल सही समझ लेंगे। बहुपद की परिभाषा यानी बहुपद होता क्या है। देखिए, किसी एक चर राशि में व्यक्त ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी घात ऋणोत्तर पूर्णांक होती है, बहुपद कहलाता है। बात को समझिए, मैंने बड़ी सरल सी परिभाषा लिखाई है, गणित में थोड़ी कठिन परिभाषाएं लिखी हो सकती हैं। मैंने लिखाया एक ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक, देखो क्या लिखा है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी घात ऋणोत्तर पूर्णांक होती है। यहाँ दो चीज बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, जिसकी घात, एक तो बीजीय व्यंजक और ऋणोत्तर पूर्णांक,
और एक चर राशि में बना होना चाहिए। या 3 बातें आपको समझने की है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में समझा दूं कि एक चर राशि से मतलब क्या है। यानी हमें पहले समझना चाहिए कि चर राशियां क्या है। देखिए, आपने अपनी वर्णमाला के अक्षर देखे होंगे, ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से जी एच आई जे के, ये आप जेड तक पढ़े होंगे हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी पूरी वर्णमाला की अंग्रेजी की जो पूरी ABCD है, जिसमें 26 अक्षर हैं, आपने सुने होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं इन्हीं को चर राशि के रूप में आपको व्यक्त करके बताता हूँ। इन्हें ही चर कहते हैं, इन्हें चर राशियां कहते हैं। इसमें एक्स वाई जेड सभी आएंगे, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये सारी चीजें आएंगी। तो आप एक बात समझ गए होंगे, चर किसको कहते हैं? ऐसी राशियां जिनका मान परिवर्तित होता रहता है, समय समय अनुसार, सवाल के अनुसार, कंडीशंस के अनुसार, शर्तों के अनुसार बदलता रहता है, वेरिएबल रहता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए इनको चर राशि कहते हैं। चर यानी ऐसी राशियां जिनके मान परिवर्तित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, निश्चित नहीं होते हैं, इन्हें हम चर राशि कहते हैं। यहाँ मैंने आपको बताया ए बी सी डी ई, तो चर राशियों को व्यक्त करने के लिए हम ABCD के कोलम के अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग करते हैं। तो बात को समझ गए होंगे, चर किसको कहते हैं? A B C D X Y Z P Q R, ये सभी क्या है? ये सभी चर राशियां हैं। अब यही समझते हैं फिर अचर राशि क्या होती है। देखिए, अचर जैसा कि नाम है, इन्हें कैसी राशि कहते हैं? ये चर राशि है। ये कैसी है? चर राशि है। फिर अचर राशि किसे कहेंगे? अचर राशि। आप लेख बन देखिए, मैं बोल के समझा रहा हूं आपको। अचर राशि जैसा कि नाम है, अचर, अमाने नहीं, चर माने रहे, जो बदलती नहीं है, जिसका मान कभी बदलता नहीं है, जिसका मान कभी परिवर्तित नहीं होता है, जिसका मान कभी परिवर्तित नहीं होता है, बदलता नहीं है, सदैव समान रहता है, निश्चित रहता है, ऐसी राशियों को अचर राशि कहते हैं। जैसे एक, एक हमेशा एक रहेगा, दो नहीं हो सकता। एक दो, एक दो तीन चार पाँच छह, कितनी भी राशियां हो, इसमें हम शून्य भी कह सकते, शून्य भी एक अचर राशि, शून्य भी शून्य ही रहता है। तो ऐसी सभी राशियां जिनके मान कभी बदलते नहीं है, मैं कहूं 8, तो 8 चाहे कोई सवाल ले लीजिए, प्रश्न कोई भी हो, कंडीशन कोई भी हो, लेकिन 8 का मान 8 ही रहेगा, 9 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता। ऐसे ही मैं कहूं 15 अचर राशि है, 12 अचर राशि है। तो ऐसी सभी राशियां जिनके मान कभी परिवर्तित नहीं होते, मैं ये कह दूं ऋण के 5, ये भी राशि है, ये ऋण की राशि है, अचर है लेकिन ऋण की है। तो संख्याएं आप ये तो जानते हो, संख्याएं दो तरह की हो जाती हैं। अगर मैं लिख दूं धन 5, तो ये धन में अचर राशि हो गई, और ऋण 5 तो ऋण में अचर राशि हो गई। लेकिन धन 5 का मान धन 5 रहेगा, ऋण 5 का मान ऋण 5 रहेगा। अर्थात ऐसी सभी अंकगणितीय संख्याएं जिनके मान कभी बदलते नहीं है, सदा एक रहते हैं, उन्हें हम अचर राशि कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आप एक बात यहाँ समझ गए होंगे, इस पूरी परिभाषा को समझने से पहले आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि इसमें परिभाषा में जो शब्द आए हैं उनका क्या मतलब है। इस चीज को पहले समझ लीजिए। हालांकि में ये मान के चलिए कि ये कोई पेपर में आने वाली चीज नहीं है। आप जे कहो कि साहब बहुपद की परिभाषा पेपर में आए, कभी नहीं आएगी। केवल आपको समझने के लिए, इस चैप्टर को समझने के लिए मैं बता रहा हूँ चीजों। तो हम समझ गए कि चर और अचर राशि क्या है। इसके बाद आता है कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या है। देखिए, बीजीय व्यंजक को हम यूं कह सकते हैं कि चर तथा अचर
दोनों चीजें, यानी जैसे एक्स वाई जेड चर और अचर 5 6 7, ये तमाम चीजें हैं, ये हमारे क्या है चर, ये क्या है अचर। तो चर और अचर, चर और अचर मिलकर के किसी गणितीय संक्रिया का प्रयोग करते हुए, चर और अचर मिलकर किसी गणितीय संक्रिया, अब कहेंगे गणितीय संक्रिया का मतलब, गणितीय संख्या कौन सी होती हैं, जोड़, घटाना, भाग, गुणा, यानी ऐसी संक्रियाएं जिनमें जोड़ हो सकता है, घटाया हो सकता है, भाग हो सकता है, गुणा हो सकता है, इन्हें हम गणितीय संक्रियाएं कह सकते हैं। इनको क्या कह सकते हैं, गणितीय संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाएं। तो ऐसी गणितीय संक्रियाएं जिनमें चर और अचर का प्रयोग किया गया है के द्वारा व्यक्त कोई भी अभिव्यक्ति बीजीय व्यंजक कहलाती है। मैं आपको फिर एक बार स्पष्ट भाषा में बता दूं, समझने का प्रयास करिए। मैंने कहा चर तथा अचर राशियों में, समझे बीजीय व्यंजक को मैं बता रहा हूं, चर तथा अचर राशियों में गणितीय संक्रियाओं को प्रयोग करते हुए लिखी गई कोई भी अभिव्यक्ति बीजीय व्यंजक कहलाती है। हैं? इसकी परिभाषा अगर देखिए मैं लिख सकता हूं, आप इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो मैं लिखे दे रहा हूं। देखिए, हालांकि में इसकी कोई जरूरत नहीं है। बीजीय व्यंजक का मतलब क्या है आप समझ लीजिए। चर तथा अचर राशियों का प्रयोग करके गणितीय संक्रियाओं पर आधारित कोई भी अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक कहलाता है। चर तथा अचर राशियों का प्रयोग करके गणितीय संक्रियाओं पर आधारित कोई भी अभिव्यक्ति बीजीय व्यंजक कहलाती है। जैसे मैंने लिखा 5 और साथ में लिख दिया x, तो देखो 5 कैसा हो गया अचर, x क्या हो गया चर, तो समझ लीजिए ये हमारा बीजीय व्यंजक हो गया। ये क्या हो गया बीजीय व्यंजक। ऐसे आप कुछ भी लिखते रहिए, जैसे मैं लिख दूं 3x + 4y + 5, इसमें देखिए एक 3 और 4 और 5, 3 4 5, ये क्या है हमारे अचर हैं। ये क्या है 1 2 और 5, ये क्या है हमारे अचर। और x और y ये क्या है चर। तो चर और अचर का प्रयोग करके जो हम, और गणितीय संक्रियाएं कौन सी प्रयोग की गई है इसमें, जोड़ वाली, यहाँ धन यहाँ धन, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा व्यंजक, बीजीय व्यंजक। लेकिन ध्यान रखिए बीजीय व्यंजक वो तभी कहलाएगा, जैसे मैं ये लिखूं 5 + 3,
ये बीजी व्यंजक नहीं है, क्योंकि इसमें केवल और केवल अचर का प्रयोग किया गया है। बीजी व्यंजक तभी होगा जब इसके अंदर कोई चर भी जुड़ जाए। जैसे मैं यहाँ लिख दूं 5x + 3, अब ये आपका बीजी व्यंजक हो गया। अर्थात बीजी व्यंजक तभी होगा जब चर और अचर दोनों का प्रयोग किया जाए। भले ही एक बार के लिए अचर नहीं हो, लेकिन चर जरूर होना चाहिए, क्यों? बीजी संख्याएं तभी कम बन पाएगी। अब जैसे अब देखो मैंने लिख दिया 5x² बट्टे 3y²। यहाँ पर देखिए 5x² बट्टे 3y², यहाँ पर 5 और 3, 2 और 2, ये आपके क्या है? अचर हैं। x और y क्या है? ये चर हैं। तो इसमें क्या है? भाग की संक्रिया का प्रयोग किया गया है। बट्टे, बट्टे का मतलब भाग, अर्थात 5x² में 3y² का भाग हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यह भी हमारा क्या हो गया? बीजीय व्यंजक। यह भी हमारा बीजी व्यंजक कहलाएगा, क्योंकि इसमें चर और अचरों का प्रयोग किया गया है। और गणितीय संक्रिया क्या हो गई? भाग। ऐसे ही गुणा में हो सकता है, जैसे मैं लिख दूं 3xy है, तो देखो ये भी हमारा बीजी व्यंजक है, क्योंकि यहाँ पर 3x और y इनके बीच में गुणा का निशान है। बेशक नहीं लगा है, लेकिन यहाँ गुणा का निशान है। इसका मतलब यही तो है कि 3 में x का गुणा है और फिर y का गुणा, तो यहाँ गुणा का प्रयोग किया गया। इस तरह से यह भी हमारा बीजीय व्यंजक है। अब बच्चों आप समझ गए होंगे कि बीजी व्यंजक, मैंने आपको एक चर राशि बता दी, फिर चर और अचर बता दिए, अब आता है बीजी व्यंजक भी बता दिया। अब इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों, यहाँ इसको समझ लीजिए, ये कोई रटने की सौदा नहीं है, ना आपके पेपर में ये चीजें आएंगी। केवल यहाँ आपको सीखना है कि चैप्टर में इसका मतलब क्या है। मैं आपको काम की चीजें बताऊंगा, पहले समझिए। अब आता है ऋणेतर पूर्णांक। क्या? ऋणेतर पूर्णांक। जैसा कि परिभाषा में लिखा है, किसी एक चर राशि में व्यक्त एक बीजी, ऐसा बीजी व्यंजक जिसकी घात ऋणेतर पूर्णांक। शब्द आया ऋणेतर पूर्णांक। अब हम समझे, अब मैंने तो लिखा दिया ऋणेतर पूर्णांक, अब बात आती है कि आखिर ऋणेतर पूर्णांक कौन से होते हैं। तो देखिए ऋणेतर पूर्णांक का मतलब है ऐसे सभी पूर्णांक जो ऋण के अलावा हो। तो पूर्णांक दो ही तरह के होते हैं, या तो धन में होते हैं या ऋण में होते हैं। तो ऋणेतर का मतलब है धनात्मक पूर्णांक, अर्थात कौन कौन से हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से ये सभी हमारे ऋणेतर पूर्णांक कहलाएंगे। यहाँ पर हम जीरो को भी सम्मिलित करेंगे। जीरो को इसलिए सम्मिलित करेंगे कि जीरो हमारा न ऋण का है न धन का, इसका कोई चिन्ह नहीं होता शून्य का, ये न ऋण में होता है न धन में। तो हाँ, हम यहाँ ऋणेतर पूर्णांकों से मतलब हमारा इन संख्याओं से है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, जितने भी 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1000, 10,000 जितना भी कर सकते। तो बच्चों समझ गए ऋणेतर पूर्णांक किसे कहते हैं? ऋणेतर पूर्णांकों का मतलब है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी आगे आप पढ़ सकें, ये सभी ऋणेतर पूर्णांक होते हैं। आशा है आप ऋणेतर पूर्णांक समझ गए होंगे। अब देखिए, अब हम लौट करके आपकी परिभाषा पर आते हैं। अब मैं लौट करके आता हूं कि बहुपद क्या है। बच्चों बहुपद को समझने के लिए बहुत जरूरी है पहले हम इस छोटी सी परिभाषा को, तो ये छोटी सी बहुपद की परिभाषा लिखी है, इसका हर शब्द का अर्थ समझे। तो देखिए आप समझ गए होंगे, आप किसी एक चर राशि में व्यक्त ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी घात ऋणेतर पूर्णांक होती है बहुपद कहलाता है। तो यहाँ मैंने आपको चर राशियां भी बता दी, एक्स वाई जेड ए बी सी डी पी क्यू आर होती हैं। बीजी व्यंजक मैंने अभी आपको समझाया, और ऋणेतर पूर्णांक मैंने बताई दिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी होते हैं, ये सभी ऋणेतर पूर्णांक होते हैं।
तो बच्चों मैं यहाँ से इसको मिटा दे रहा हूँ, आप परिभाषा चाहें तो इसकी नोट कर सकते हैं, बहुत अच्छी परिभाषा लिखी हुई है। तो अब आप इस परिभाषा को नोट कर लेना, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं, यानी बहुपद के कुछ उदाहरण देखिए। जैसे मैंने लिखा x, ये एक बहुपद है क्योंकि इसमें अचर राशि का प्रयोग है, सॉरी चर राशि का प्रयोग है। हम चाहें तो इसमें वैसे एक यहाँ भी लिखा हुआ है और एक यहाँ भी लिखा है, यानी इसका गुणांक भी एक है, लेकिन हम यहाँ फिलहाल में लिखेंगे नहीं, एक को लिखते नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये सभी बहुपद है। अब क्यों बहुपद है, अब मैं कारण सहित बता रहा हूँ कि आखिर x बहुपद क्यों है। क्योंकि x की घात भी कितनी है मानी जाएगी, एक। कितनी मानी जाएगी, एक। तो घात कितनी होनी चाहिए, 0 1 2 3 कुछ भी होनी चाहिए। तो जे भी बहुपद हो गया, इसमें भी x की घात कितनी है, एक। तो जे भी बहुपद हो गया, क्योंकि घात की घात मैंने बताया घात ये होनी चाहिए 0 1 2 3 4 5, जिसकी घात ये चढ़ी होगी, इनमें से कोई भी घात होगी वो सब बहुपद है। तो देखो यहाँ घात एक है, लिखते नहीं है, तो जे भी बहुपद हो गया। ये भी बहुपद है, 5x² 4x + 7 चौके घात जाती 2 है, इसकी घात 1 है, तो जे भी बहुपद हो गया। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि इसकी घात कितनी है, 3, यहाँ कितनी है, 2, तो है तो इन्हीं में से, तो जे भी बहुपद हो गया। इसकी घात कितनी है, 2, जे भी बहुपद हो गया। इसकी घात 1 पूरा बहुपद है, इसकी घात कितनी है, देखिए यहाँ पर 5x², x की 2 घात है, बहुपद है, यहाँ 1 है, इसमें x की 1 घात है, तो ये सभी बहुपद है। तो ये बहुपद क्यों है, आपका सवाल आएगा, आपकी प्रश्नावली में सवाल आएंगे, उसमें ये पूछा जाएगा कि बताइए इसमें से कौन कौन से बहुपद है। तब आप कुछ नहीं देखेंगे, बस एक ही चीज देखेंगे, समझ लीजिए, जिस भी व्यंजक पर घात 0 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी चढ़ी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, वो सभी बहुपद है। छोटी सी पहचान, हाल पहचान लेंगे, जिस भी व्यंजक की घात इनमें से कोई भी है वो समझ लीजिए बहुपद है, इसे ही कहते हैं ऋणोत्तर पूर्णांक। तो घात कैसी होनी चाहिए, ऋणोत्तर पूर्णांक, अर्थात 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से कोई भी घात होनी चाहिए। बच्चों बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर बताऊं एक बात और समझ लें। जैसे ये मैंने कुछ उदाहरण लिखा दिए हैं, इसकी जगह आप कुछ भी उदाहरण लिख सकते हैं, ये रटने की चीज नहीं है। रटने की चीज तो ऊपर वाली परिभाषा है, यहाँ आप इनको चाहे एक परिभाषा लिख लो, कितने भी लिख दीजिए, जैसा उदाहरण है। अब देखिए, अगर मैं लिख दूं 3x + 5, तो ये बहुपद है क्योंकि x पे घात है, तो ये हमारा कैसा है, पूर्णांकों पर आधारित बहुपद है। इसको क्या कहेंगे, पूर्णांकों पर आधारित बहुपद। बहुपद तो है, लेकिन कैसा है, पूर्णांक पर आधारित बहुपद है, क्योंकि इसमें 3 और 5 दोनों ही पूर्णांक हैं। इसके बाद देखिए, अगर मैं लिख दूं √3 x पे घात 2 ऋण 5x धन 7, यहाँ आप देख रहे हैं √3 लिखा है, ये हमारी वास्तविक संख्या है। वैसे तो यह अपरमेय संख्या है, लेकिन वास्तविक संख्या है, जे भी वास्तविक संख्या है, तो ऐसे बहुपद को हम कहते हैं वास्तविक संख्याओं पर आधारित बहुपद, वास्तविक संख्याओं पर आधारित बहुपद। तो इस तरह से बच्चों ये तमाम सारे हमारे बहुपद होते हैं जिन्हें हम ध्यान रखना चाहिए। एक इस तरह से देखिए और बहुपद हो सकता है, जैसे 3/5 x पे घात 2 ऋण 5/6 x
धन 1/3। यहाँ पर क्या है, सभी परमेय संख्याएं, 1/3 भी परमेय है, 3/5 भी परमेय है, 5/6 भी, ये सब परमेय संख्याएं। तो हम इसको कह सकते हैं कौन सा, परमेय संख्याओं पर आधारित बहुपद। ये हमारा परमेय संख्याओं पर आधारित बहुपद है। तो ये मैं आपको समझा रहा हूं, परेशान मत होइए। तो इस तरह से बहुपद कई तरह से बनाया जा सकता है। पूर्णांकों पर आधारित बना दीजिए, वास्तविक संख्याओं पर बना दीजिए, परमेय संख्याओं पर बना दीजिए, कैसा भी बहुपद बना सकते हैं। अब बच्चों, इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसके बाद समझिए, ये आप इसको उतारें, उसके बाद मैं आपको, चलो फिर मैं दोबारा समझाता हूं, इसको नोट करें। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, ये परिभाषा देखो मैं अब मिटाने जा रहा हूं, क्योंकि मैं अब आपको बहुत सारी चीजें समझाऊंगा। इसके बाद आपको बताते हैं बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप, बच्चों बहुपद का मानक रूप क्या होता है, यानी बहुपद की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो मानक रूप बहुत सरल है। आपके ऐसे सवाल आएंगे जिसमें आपको बोला जाएगा कि दिए गए बहुपद का मानक रूप लिखिए। तो इसलिए बच्चों, जो चीज मैं समझा रहा हूँ उसे ध्यान से समझ लीजिए। ये आपके इसी से सवाल भी होंगे, क्वेश्चन हल होंगे। तो देखो बहुपद का मानक रूप क्या है। जैसे मैंने लिखा 5x² धन 3x³ ऋण 4x ऋण 12, ये एक बहुपद है। ये क्या है, एक बहुपद है। अब बहुपद क्यों है, क्योंकि इसमें जितनी भी घातें हैं, x की जितनी भी घातें हैं, वो सभी ऋणेतर पूर्णांक है। दूसरा, ये बहुपद इसलिए भी है कि इसमें एक ही चर का प्रयोग हुआ है। जो और ध्यान रखिए, ये बहुपद नहीं हो सकता है जैसे 5x² + 3y, अब ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो चरों का प्रयोग हो गया, y और x। बहुपद तभी होगा जब उसके अंदर सिर्फ x या y किसी एक का ही प्रयोग होना चाहिए। तो अब देखिए, ये मैंने एक बहुपद लिखा, ये बहुपद है। अब बहुपद क्यों है कि इसके अंदर तो एक ही चर है, लेकिन बहुपद है परंतु बहुपद का मानक रूप नहीं है। तो बहुपद का मानक रूप देखिए कैसे लिखेंगे, इसी का मानक रूप लिखते हैं। मानक रूप लिखना बहुत सरल है। मानक रूप दो तरह से लिखा जा सकता है। यहां पर समझिए बहुपद की घात क्या होती है। इससे पहले आपको समझना पड़ेगा बहुपद की घात को समझिए। बहुपद की घात क्या होती है, जैसे 5x³ + 3x² + 5, ये बहुपद है। अब इसकी घात कौन सी है, यानी कभी आपसे पूछा जाए कि बहुपद की घात बताओ, तो प्यारे बच्चों परेशान मत होइए। इस बीजी व्यंजक में, इस बहुपद में जो सबसे बड़ी x की जो सबसे ज्यादा घात है, वही बहुपद की घात होती है। जैसे ये घात कितनी है, 3, ये कितनी है, 2, तो बड़ी कौन सी हुई, 3। इसलिए आपके बहुपद की घात बराबर हो गई 3। समझ गए। जो बड़ी घात होती है, जैसे मैं लिख दूं 7x धन 5x³ 7 ऋण 3x6 धन 5x2, तो यहाँ घातें देखिए, इस पर 1 है, यहाँ 7 है,
यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, तो सबसे बड़ी घात कौन सी है बच्चों? 7। इसलिए इस बहुपद की घात कौन सी हो गई? बहुपद की घात पूरा लिख देंगे नीचे, बहुपद की घात बराबर कितनी हो गई? 7, क्योंकि बड़ी संख्या यहाँ पर बड़ी वाली घात 7 है। तो समझ गए बहुपद की घात क्या होती है। अब मैं आपको लौट करके समझा रहा हूं कि मानक रूप क्या होता है, क्योंकि मानक रूप से पहले बहुपद की घात समझना बहुत जरूरी था। अब देखिए इसका मानक रूप लिखना चाहते हैं। यहाँ बच्चों एक बात आप देख रहे हैं कि x की घात पहले 2 आई है, फिर 3 आई है, फिर 1 आई है, फिर यहाँ खत्म हो गई है। तो मानक रूप में 2 तरह से लिख सकते हैं। पहले हम कह सकते हैं घातों के आरोही क्रम लिखने पर, यानी इस बहुपद को घातों के आरोही क्रम। बच्चों आरोही क्रम आप जानते हैं? पहले तो हम समझ लें आखिर आरोही क्रम क्या होता है। तो देखिए आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। यानी जब मान बढ़ता जाए, जैसे पहले मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ आप देख रहे हैं संख्याओं के मान बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। तो ये आरोही क्रम है। जब संख्याओं की वैल्यू बढ़ती चली जाए, पहले कम, फिर वहां से ज्यादा, फिर वहां से ज्यादा, फिर वहां से ज्यादा, तो ऐसे क्रम को कहते हैं आरोही क्रम। समझ गए? इसके बाद दूसरा क्रम होता है जिसे कहते हैं अवरोही क्रम। कौन सा? अवरोही क्रम। अवरोही इसका उल्टा होता है, यानी इसको कहते हैं घटता हुआ क्रम। घटता हुआ क्रम अर्थात इसका उल्टा कर दीजिए। जैसे मैंने लिख दिया 10, 10 के बाद 9 8 7 6 5 4 3 2 1, घटते हुए क्रम में है। तो बढ़ते हुए क्रम को कहते हैं आरोही क्रम और घटते हुए क्रम को कहते हैं अवरोही क्रम। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया, एक संख्या लिखी 10, एक लिखी 14, एक 3 लिखी, एक लिखी 6। आपके पास 4 संख्याएं 1 2 3 4। मैंने कहा इन्हें आरोही क्रम में लिखो। अगर मैं लिखना चाहता हूं आरोही क्रम में, तो देखो आरोही माने क्या होता है? बढ़ता हुआ, अर्थात सबसे पहले छोटी संख्या, तो इसमें सबसे छोटी संख्या 3, उससे बड़ी 6, उससे बड़ी 10 और सबसे बड़ी 14। तो ये इसका हो गया आरोही क्रम। इनमें से सबसे पहले छोटी लिखी, फिर वहां से बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। अब देखिए यहाँ पर आता है अवरोही क्रम। कौन सा? अवरोही क्रम माने क्या है? घटता हुआ क्रम। जैसे अब इसमें सबसे पहले लिखेंगे 14 बड़ी वाली, फिर उससे छोटी 10, उससे छोटी 6 और सबसे छोटी 3। तो ये इसका हो गया अवरोही क्रम। समझ गए होंगे? आरोही अवरोही क्रम को आप अच्छी तरह से समझ गए। ये भी बड़े काम की चीज है बच्चों, इसी को कहते हैं फंडामेंटल गणित। तो जिन बच्चों का फंडामेंटल गणित पक्का है वो गणित बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। जिनका फंडामेंटल गणित कच्चा है उनको गणित समझने में बड़ी परेशानी आती है, क्योंकि ये क्रम मैंने आपको समझाया जरूर है, ये पर कक्षा 3 4 5 की चीज है जो आपसे आनी चाहिए, परंतु फिर भी मैंने आपको समझा दिया है। अब देखिए इसको मैं साफ करता हूं और अब देखिए मानक रूप में इस बहुपद को मानक रूप में 2 तरह से लिख सकते हैं। एक तो घातों के आरोही क्रम, आरोही माने अभी मैंने बताया था बढ़ता हुआ क्रम। तो इसमें वो वाला पद उठाइए जिसकी घात सबसे कम है। तो यहाँ देख रहे हैं सबसे कम 12 है, तो यहाँ घात कोई नहीं है।
तो देखिए ध्यान रखिए, अब हम लिख देंगे पहले ऋण 12। ध्यान रखिए, जिस पद का जो भी चिन्ह है वो साथ आएगा। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से 12 उठा लें, ये चिन्ह भी साथ चलेगा पूरा। तो मैंने कौन सा ले लिया, ऋण 12। इसके बाद ये शून्य घात है यहाँ पर, इसके बाद एक घात किसकी है, इसकी है, तो हम इस वाले पद को उठा लेंगे। ये कौन सा है, यहाँ कोमा मन लगाइए, ऋण 4x। अब यहाँ एक घात है, एक के बाद 2 वाली घात आ रही है, अब इस वाले पद को उठा लेंगे। ये क्या है, देखो यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ प्लस माना जाएगा, इसलिए यहाँ लिख देंगे यहाँ प्लस 5x²। अब 2 घात है, 2 से बड़ी घात कौन सी है, ये वाली, अब इस वाले पद को उठा लेंगे प्लस 3x²। ये हमारा इसका मानक रूप हो गया, क्योंकि यहाँ पर अब आप देख रहे हैं सभी घातें आरोही क्रम में लिख गई हैं। यहाँ पर x की घात 0 है, यहाँ 1 है, फिर 2 है, और यहाँ पर आ गई 3, ये 3 है ये वाली। तो एक तो तरीका ये है? और एक समझ लीजिए। अब मैं दूसरा चलो बता रहा हूं, घातों के अवरोही क्रम में लिखने पर, घातों के अवरोही क्रम में लिखने पर, यानी घातों के अवरोही क्रम में लिखेंगे। अब तो अवरोही माने क्या है, घटता हुआ, अर्थात सबसे पहले बड़ी घात वाला पद। तो ये 3 सबसे बड़ी घात है, तो इसको आप पहले लिखेंगे 3x³। अब देखिए मैंने यहाँ धन नहीं लगाया, धन इसलिए नहीं लगाया कि पहली संख्या के आगे अगर यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगाए तो वो ऑटोमेटिक धन मान ली जाती है। अब 3 के बाद इससे छोटी घात कौन सी है, जे वाली 2। तो अब इस वाले पद को लिखेंगे प्लस 5x²। इसके बाद 2 के बाद जे वाली घात है, तो इस पद को लिख देंगे चिन्ह सहित ऋण 4x। और इसके बाद हमारा जे रह गया जिसमें 0 घात है, तो वो गया ऋण के बाद। तो बच्चों ये भी हमारा मानक रूप है और ये भी मानक, दोनों मानक रूप है। जे घातों के आरोही क्रम में लिखा हुआ है और जे घातों के अवरोही क्रम में। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी बहुपद को मानक रूप में लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अब आपके दिमाग में बात होगी कि इनमें से फिर कौन सा लिखें, अवरोही वाला लिखें, आरोही वाला लिखें कि अवरोही वाला लिखें। तो बच्चों ध्यान रखिए, वैसे तो ये दोनों ही रूप सही हैं, आरोही वाला भी और अवरोही वाला भी, लेकिन अधिकतर हम इस रूप का प्रयोग करते हैं। घातों के अवरोही क्रम में अधिकतर पदों को लिखा जाता है। वैसे हमारा ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन अधिकतर जो प्रयोग होता है वो घातों की अवरोही क्रम में लिखा जाता है। एक उदाहरण के माध्यम से बच्चों मैं आपको और समझाऊंगा। देखिए मैंने एक बहुपद लिखा 3x³ माइनस 5x⁴ धन 6x⁴ ऋण 2x ऋण 3x⁴ धन 12। इतना बड़ा बीजी व्यंजक मैंने लिख रखा है, इतना बड़ा बहुपद है। अब देखो पहली बात तो ये समझ लीजिए बहुपद है क्यों, ये बहुपद है क्या नहीं। तो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें ये देखेंगे कि किसी एक चर का प्रयोग हुआ है या एक से ज्यादा। तो यहाँ पर एक ही चर है, सब में x x x x x, एक ही चर का प्रयोग हुआ है। दूसरा, घाते ऋणेतर पूर्णांक है या नहीं। तो देखो यहाँ पर 3 7 4, यहाँ कोई घात नहीं, 1 2 और यहाँ पर 0। यहाँ पर 0 क्यों कहते हैं, क्योंकि हम 12 को लिख सकते हैं 12x⁴, इसलिए इसकी घात को 0 बोला जाता है। क्योंकि देखो यहाँ समझ लीजिए 12 गुणित x⁴ का मान हो गया 1, तो ये संख्या 12 ही बन जाती है। तो कोई भी संख्या अकेली दी गई है तो उसकी घात को 0 बताना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम 0 लगा करके इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमने पहचान लिया कि इसकी घातें ऋणोत्तर पूर्णांक है, किसी एक ही चर x में बना हुआ है, तो ये बहुपद है। अब आपसे कहा गया है
कि बच्चों इसे मानक रूप में लिखिए। तो हमें दोनों रूपों में नहीं लिखना है, या तो आरोही क्रम में लिख दीजिए या अवरोही क्रम में। तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि अधिकतर अवरोही क्रम में लिखिए, यानी घातों के घटते हुए क्रम में लिखना चाहिए। तो यहाँ लिख सकते हैं मानक रूप में लिखने पर। इस सवाल को जब भी करेंगे तो यूं ही लिखेंगे, मानक रूप में लिखने पर। अब मानक रूप में ये बताना नहीं है कि हम आरोही में लिख रहे हैं कि अवरोही में, जो तुम्हारे मन में आ गए कैसे लिखो। पर मैंने बताया अधिकतर अवरोही क्रम में लिखिए। अब अवरोही में मैंने सबसे बड़ी घात वाला पहले पद छूट लिया। इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है? यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, 4, यानी हमारी सबसे बड़ी वाली घात है 7 वाली। ये वाला हमारा सबसे बड़े वाले घात का पद है। तो मैंने इसको चिन्ह सहित लिखेंगे। इस पद को पहले लिख दिया ऋण 5x की घात 7। अब देखते हैं बच्चों की 7 से छोटी घात कौन सी है? यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है। इससे छोटी घात है हमारी 4। तो इस पद को चिन्ह सहित लाइए, प्लस 6x की घात 4। अब हम देख रहे हैं कि 4 से छोटी कौन सी घात है? तो वो है हमारी 3। तो इस चिन्ह को चिन्ह सहित लाइए, जे वाला चिन्ह। अब देखो मैंने बताया यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, तो क्या मानेंगे? प्लस। पहली संख्या हमेशा प्लस की होती है। अगर चिन्ह नहीं लगा है तो, अगर कहीं चिन्ह लगा हुआ है तो ऋण की है, नहीं लगा है तो वो संख्या प्लस की है। तो इसलिए अब जब इसको यहाँ लिखेंगे तो यहाँ चिन्ह नहीं लगाता, लेकिन यहाँ लगाना पड़ेगा 3x की घात 3। अब देखते हैं कि इससे 3 से छोटी कौन सी घात है? ये वाली है, ये वाला पद है। कौन सा? -3x की घात 2। अब देखते हैं कि 2 से छोटी वाला कौन सा पद है? वो है हमारा -2x। अब देखते हैं कि सबसे, अब ये 1 हो गई। अब शून्य वाला कौन सा है? तो मैंने अभी आपको बता दिया, वो है 12 प्लस 12। बच्चों सुरक्षा की दृष्टि से हमारा सवाल गलत नहीं हो जाए, हमें सारे पदों को गिन लेना चाहिए, इसमें कोई पद छूट तो नहीं गया है। तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 पद हैं, इसमें भी गिन लो। 1 2 3 4 5 6, हमारे 6 पद हैं। घातों के एक बार फिर चेक कर लीजिए, 7 4 3 2 1 और 0, यानी हमारा अवरोही क्रम चल रहा है, घटता हुआ क्रम चल रहा है। तो बच्चों ये हमारा इस बहुपद का मानक रूप कहलाएगा। प्यारे बच्चों, इस तरह से आप कितने भी उदाहरण ले सकते हैं, कितने भी सवाल ले सकते हैं, हम इनको मानक रूप कहते हैं। किसी भी बहुपद का मानक रूप में ही लिखना चाहिए। किसी भी बहुपद को हमेशा मानक रूप में लिखना चाहिए। अगर वो गड़बड़ लिखा है तो हमें ऐसे लिख लेना चाहिए। आशा है आप समझ गए होंगे। अब मैं बच्चों आपको कुछ और चीजें समझा रहा हूँ, इसको अगर आप उतारना चाहें तो उतार लीजिए। वैसे मैंने आपको समझा दिया है, आप आसानी से समझ गए होंगे। अब मैं आगे चलता हूँ। देखिए अब मैं आगे आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ मैं लिख रहा हूँ अब बहुपद के प्रकार। नंबर 1 है शून्य बहुपद, जीरो पोलोनोमियल। शून्य बहुपद को कहते हैं जीरो पोलोनोमियल। तो देखो इसके बारे में मैंने आपको लिखा है, ऐसा बहुपद जिसके सभी पदों के गुणांक शून्य होते हैं शून्य बहुपद कहलाता है। यानी शून्य बहुपद वो बहुपद हुआ जिसके सभी गुणांक शून्य होते हैं। अब बच्चों आप समझ रहे होंगे गुणांक क्या होते हैं। तो गुणांक मैं आपको पहले ही बता दूं, गुणांक समझिए गुणांक क्या होते हैं। जैसे मैंने लिखा 5x² प्लस 3x, यहाँ पर इस x² का ये गुणांक है, इसका गुणांक 3 है। कोई भी चीज हो सकती है, जैसे 7x³ - 5x ऋण 3,
तो इस x की का गुणांक 7 है और इसका गुणांक ऋण 5 है और इसका गुणांक 3 है। तो इस तरह से यहाँ मैंने आपको ये गुणांक बताए। अब जरा ये समझिए, मैंने परिभाषा लिखी है, ऐसा बहुपद जिसके सभी पदों के गुणांक शून्य होते हैं शून्य बहुपद कहलाता है। उदाहरण के लिए मैंने लिखे जैसे 0x², यहाँ x² का गुणांक 0 है, 0x, यहाँ x का गुणांक भी 0 है और ये भी 0 है, तो ये हमारा शून्य बहुपद कहलाएगा। दूसरा उदाहरण देखिए 0x³ माइनस 0x² प्लस 0x प्लस 0, इसमें भी सभी गुणांक क्या है 0 है, इसलिए यह भी हमारा शून्य बहुपद है। तो बच्चों समझ गए, ऐसे सभी बहुपद जिनमें सभी पदों के गुणांक 0 ही 0 हो, यहाँ भी जिसका गुणांक 0 है 0 है, ये भी 0 ये भी 0, तो यह हमारा शून्य बहुपद यानी जीरो पोलिनोमियल कहलाएगा। समझ गए। अब देखिए दूसरा बहुपद, ये बहुपद जो मैं बता रहा हूँ ये बहुपद के प्रकार पदों के आधार पर है, ध्यान रखना, पदों के आधार पर है ये, तो ये पदों के आधार पर। अब दूसरा एक पदी बहुपद जिसे कहते हैं मोनोमियल। एक पदी बहुपद कौन सा है? वह बहुपद जिसके केवल एक जिसमें केवल एक ही पद होता है एक पदी बहुपद कहलाता है। यानी बच्चों ऐसा बहुपद होना चाहिए जिसमें केवल एक ही पद हो, दूसरा हो ही नहीं, तीसरा हो ही नहीं, केवल एक होना चाहिए, इसलिए उसको कहते हैं एक पदी बहुपद। कैसा? एक पदी यानी एक पद वाला। तो यहाँ पर देख रहे हैं जैसे 5x², ये एक पद है तो एक पदी बहुपद। दूसरा मैंने लिखा है 3x, एक पद बहुपद। ये लिख दिया 12, तो ये सभी एक पदी बहुपद है। ये एक अलग एक ये हो गया एक पदी बहुपद, एक ही पद है, इसमें भी एक ही पद है, इसमें भी एक ही पद है, तो ये सभी कैसे है? एक पदी बहुपद। अगला देखिए द्विपदी बहुपद जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बाइनोमियल। द्विपदी जैसा कि इसका नाम है द्विपदी अर्थात दो पदों वाला। कैसा? दो पदों वाला, अर्थात हम कह सकते हैं ऐसे बहुपद जिसमें केवल दो पद होते हैं, केवल दो पद, ना दो से कम होने चाहिए ना दो से ज्यादा, केवल दो पद होने चाहिए, ऐसे बहुपदों को हम कहेंगे द्विपदी बहुपद। जैसे परिभाषा देखिए, वह बहुपद जिसमें केवल दो पद होते हैं द्विपद बहुपद कहलाता है। जैसे अब देखिए यहाँ भी दो पद हैं, एक और दो, एक ये वाला एक दो, तो ये कैसा हो गया? द्विपदी बहुपद। ऐसे यहाँ पर दो पद हैं एक दो, तो ये भी क्या हो गया? द्विपदी बहुपद। इसमें भी दो पद हैं एक दो, तो ये भी क्या हो गया? द्विपदी बहुपद। तो समझ गए, दो पदों वाले बहुपदों को द्विपदी बहुपद कहते हैं। अब इसी कड़ी में देखिए आगे तीसरा होता है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी जैसा कि नाम है तीन पदों वाला बहुपद, इसमें तीन पद हो, अंग्रेजी में कहते हैं ट्राइनोमियल। अब परिभाषा देखो, वह बहुपद जिसमें केवल तीन पद होते हैं त्रिपदी बहुपद कहलाता है। जैसे देखिए 1 2 3, 1 2 3, तो ये कितना हो गया? त्रिपदी बहुपद। आगे दूसरा देखिए, ये मैंने कॉमा लगा दिया है, 1 2 3, इसमें भी तीन पद हैं, कैसा हो गया? त्रिपदी बहुपद। इसको देखिए 1 2 3, ये भी कैसा हो गया? त्रिपदी बहुपद। तो बच्चों इस तरह से आप और भी आगे कर सकते हैं। अब आप यूं ही याद कर लीजिए, और मैं आगे बता दूं, ऐसे बहुपद जिसमें चार पद हों चतुष्पदी बहुपद कहलाए। समझ गए? इसी कड़ी में आगे चलते चले जाइए। वह बहुपद जिसमें चार पद हों वो चतुष्पदी बहुपद। समझ गए? और ऐसा बहुपद जिसमें पांच पद हों तो पंचपदी बहुपद, जिसमें 6 पद हों षटपदी बहुपद, जिसमें 7 पद हों सप्तपदी बहुपद, जिसमें 8 पद हों अष्टपदी बहुपद। तो बहुपद की कोई सीमा नहीं है, अर्थात उसमें जितने पद हैं वो उतने ही पदी हो जाता है। समझने वाली बात है। तो यहाँ मैंने आपको 3 लिखा दिए हैं, आगे आप वैसे ही समझ लीजिए। चौथा पांचवा चतुष्पदी जिसमें 4 पद होते हैं। 4 पद कैसे? जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 5x³ प्लस 6x² माइनस 7x प्लस 12, इसमें 4 हो गए, 1 2 3 4, ये कौन हो गया? चतुष्पदी है।
चतुष्पदी जिसमें 5 हो जाए, 3x की घात 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 6x² प्लस 7x प्लस 12, 1 2 3 4 5, ये कौन सा हो गया, पंचपदी। तो इस तरह से हमारे आगे चलते चले जाएंगे, जैसा आ जाए आप उसका नाम दे सकते हैं। फिलहाल में बच्चों आप इतनी चीज को नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए। अब देखिए बच्चों, अभी मैंने आपको बताए थे बहुपद के प्रकार पदों के आधार पर। अब मैं बता रहा हूं बहुपद के प्रकार घातों के आधार पर। पदों के आधार पर आपने देखे थे अभी अभी, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुष्पदी, शून्य बहुपद। अब देखेंगे बहुपद के प्रकार घातों के आधार पर। तो यहाँ पहला बहुपद है जिसे कहते हैं रैखिक बहुपद, अंग्रेजी में कहते हैं लीनियर पोलोनोमियल। लीनियर पोलोनोमियल क्या है, यानी रैखिक बहुपद क्या है, तो बहुत ही सरल है, आराम से समझ लेंगे। वह बहुपद जिसकी घात 1 होती है रैखिक बहुपद कहलाता है। बच्चों मैंने अभी आपको बताया था कि किसी बहुपद की जो बड़ी वाली घात होती है वही उस बहुपद की घात होती है। तो यहाँ परिभाषा लिखी गई है, वह बहुपद जिसकी घात 1 होती है रैखिक बहुपद कहलाता है, यानी घात 1 हो ऐसे सभी बहुपद रैखिक बहुपद कहलाएंगे। देखिए यहाँ पर 5x + 1, यहाँ घात 1 है, एक घात है पर लिखते नहीं है, इसलिए ये भी हमारा रैखिक बहुपद है। यहाँ भी घात 1 है, रैखिक बहुपद है, यहाँ भी घात 1 है, रैखिक बहुपद है, यहाँ भी घात 1 है, रैखिक बहुपद है। यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 चारों बहुपदों में x की घात सब में 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो ये सभी बहुपद रैखिक बहुपद है, परंतु यहाँ मैंने बताया घात को लिखते नहीं है, एक घात को वैसे ही समझ लिया जाता है, लिखा नहीं जाता है। तो ये सभी रैखिक बहुपद हैं। दूसरा समझिए द्विघात बहुपद। बच्चों द्विघात बहुपद क्या है, जैसा कि इसे अंग्रेजी में कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अर्थात वह बहुपद जिसकी घात 2 होती है। रैखिक बहुपद में एक घात थी, द्विघात बहुपद वह बहुपद जिसकी घात 2 होती है द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे x² + 5, घात कितनी हो गई, 2। दूसरा देखिए 3x² - 3, घात कितनी है x की, 2। तो कैसा हो गया, द्विघात बहुपद। इसमें भी x की घात कितनी है, 2। इन गुणांकों से कोई मतलब नहीं है, केवल x की घात देखिए, यानी बहुपद की घात, यहाँ बहुपद की घात 2 है, तो ये भी हमारा द्विघात बहुपद है। तो आराम से समझ गए होंगे, ऐसे सभी बहुपद जिसकी घात 2 होनी चाहिए तो वो द्विघात बहुपद है। अगला देखिए त्रिघात बहुपद, जिसे कहते हैं क्यूबिक पोलोनोमियल। क्यूबिक पोलोनोमियल अर्थात वह बहुपद जिसकी घात 3 होती है, कितनी, 3 होती है। तो 3 घात वाले बहुपदों को हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। कैसे, त्रिघात बहुपद, जैसे यहाँ देखिए 2/3 + 5, सॉरी ये यहाँ भी बाई होना चाहिए, क्योंकि बहुपद तभी बनता है जब उसका पद अचर पद, चर पद जो है 1 होना चाहिए। तो 2/3 + 5x² - 7, यहाँ पर देख लिए ये पद जो है ये बहुपद बाई में बना हुआ है। मैंने ज्यादातर x में लिखे, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि x में ही हो। देखो मैंने ये बाई में लिखा है, तो ये बाई में बना हुआ बहुपद है। तो यहाँ घात कौन ही होनी चाहिए, घात हमारी 3 होनी चाहिए। तो यहाँ 3 है, आप कह रहे हैं यहाँ तो 2 भी है, तो लेकिन मैंने आपको नियम बताया था, किसी बहुपद की घात वही घात होती है जो बड़ी वाली होती है। तो इस बहुपद की घात को 3 मानेंगे, 2 नहीं मानेंगे। तो यहाँ अधिकतम घात कितनी है, 3, इसलिए इस बहुपद की घात 3 है, तो इसे हम कहेंगे त्रिघात बहुपद। यहाँ पर देखिए 2x² - 5x + 5, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, तो इसकी घात भी 3 मानी जाएगी, अर्थात यह भी त्रिघात यानी 3 घात वाला बहुपद है। एक और उदाहरण देखिए 7x³ - 6x + 3, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, लेकिन बड़ी घात कौन सी है, 3, इसलिए यह भी हमारा त्रिघात बहुपद है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ जाएं, 3 के बाद हम चतुर्घात ले लें, 5 घात ले लें, पंचघात, षष्ठघात, अष्टघात।
यहाँ मैंने एक और लिख दिया है चतुर्घात बहुपद, जिसे कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल चतुर्घात। चतुर्घात तो परिभाषा वही है, वह बहुपद जिसकी घात 4 होती है चतुर्घात बहुपद कहलाता है। चतुर्घात बहुपद कहलाता है जैसे 5x² माइनस 3x² प्लस 5x² माइनस 7। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, लेकिन बड़ी घात कौन सी है? 4। इसलिए इस बहुपद की घात कितनी मानी जाएगी? 4। तो जब इसकी घात 4 है तो इस बहुपद को कहेंगे चतुर्घात बहुपद, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। दूसरा है 2x की घात 4 माइनस 5x प्लस 6x माइनस 12, इसकी भी घात कितनी है? 4। तो ये भी हमारा हो गया चतुर्घात बहुपद। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपके बहुपद के प्रकार घातों के आधार पर हो गए। मैंने अभी आपको पदों के आधार पर बताए थे, शून्य बहुपद है, एक पदी व्यंजक, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद है, चतुष्पदी, पंचपदी। अब ये हमारे घातों के आधार पर हो गए। रैखिक बहुपद जिसकी घात 1 होती है, द्विघात बहुपद जिसकी घात 2 होती है, त्रिघात बहुपद जिसकी घात 3 होती है, चतुर्घात बहुपद जिसकी घात 4 होती है। तो इस तरह से आपने ये बहुपद के प्रकार समझ लिए हैं, इसे भी नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था द्विघात बहुपद, ऐसे सभी बहुपद जिनकी घात 2 होती है उन्हें हम द्विघात बहुपद कहते हैं। अब मैं बता रहा हूं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। किसी द्विघात बहुपद को जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, उसका व्यापक रूप क्या है। तो देखिए किसी द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है, जनरल जो फॉर्म है, वो ये है ax² प्लस bx प्लस c। यह हमारा चर संख्या x में बना हुआ है तथा a, b और c यहाँ अचर है। ये जो हमारा द्विघात बहुपद है, देख रहे हैं इसकी घात 2 है, तो यहाँ चर तो है x और अचर है a, b, c। वही चीज मैंने लिख दी है, जहां a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं, यानी अचर संख्याएं कह लो या वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर से अपरमेय संख्याएं नहीं है मतलब। तो वास्तविक संख्याएं तथा a बराबर नहीं है 0 के। इसका मतलब क्या हो जाता है? देखिए a, इसको यूं काट दें, इसका मतलब है कि a बराबर नहीं है, ये इसको काट दिया जाता है तो इसका मतलब है a बराबर नहीं है 0 को। इसका मतलब ये है कि a का मान 0 के बराबर नहीं है, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम पढ़ते ऐसे ही है, a बराबर नहीं है 0 के, अर्थात a का मान 0 नहीं है। वैसे 1, 2, 3, 4, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 2/3 कुछ भी हो सकता है, परंतु 0 नहीं है। तो यहाँ बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, किसी द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है वो ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a, b, c ये वास्तविक संख्याएं तथा ये जो a है इसका मान 0 नहीं है। क्योंकि अगर इसका मान 0 हो गया, जैसे अगर x² यहाँ a का मान 0 हो गया तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो इसका मान पूरे का ही 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? अगर मैं यहाँ 0 रख दूं तो x² में 0 का गुणा करते हैं इसका मान 0 हो जाएगा, अर्थात ये पूरा पद ही 0 हो जाएगा। इसलिए अब देखो, ये 0 हो जाए कोई चिंता नहीं है, ये 0 हो जाए कोई चिंता नहीं है, लेकिन घात 2 वाला पद 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए लिख देते हैं कि a का मान 0 के बराबर नहीं है, वैसे चाहे कुछ भी हो सकता है। तो ये आपकी द्विघात बहुपद का हमारा जनरल रूप हो गया। इसके बाद बच्चों मैं एक चीज और आपको बता रहा हूं, उसे और ध्यान से देखिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे देखिए। रैखिक बहुपद का शून्य। रैखिक बहुपद का शून्य। अब देखिए बच्चों,
जैसे मैंने अभी बताया था रैखिक बहुपद कौन से होते हैं, ऐसे सभी बहुपद जिसकी घात 1 होती है वो रैखिक बहुपद कहलाता है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया जैसे 5x + 3 ये हमारा रैखिक बहुपद है। तो इसका शून्यक क्या होता है? शून्यक, जैसा कि नाम है शून्यक, शून्यक का मतलब है बच्चों इसमें x का कोई ऐसा मान होना चाहिए जिसे इसमें रखने से इस पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए, शून्य हो जाए, यानी x का वो मान लिखा रहेंगे जिससे इसका मान 0 हो जाए। तो मैं अब देखिए और थोड़ा सा सरल सा लिख देता हूं, जैसे x + 5 ये कोई बहुपद है, तो यहाँ x का ऐसा मान चाहिए, ये भी रैखिक बहुपद है, x का ऐसा मान चाहिए जिसको रखने से इसका मान 0 हो जाए। तो देखिए बच्चों यहाँ x की जगह मैं -5 रख दूं, इस x की जगह पर -5, तो -5 और -5 जी है, तो देखो इसका मान 0 हो गया, अर्थात इस पूरे बहुपद का मान क्या हो गया 0। तो इसलिए इस बहुपद का जो शून्यक है वो कितना हो गया ये वाला, क्योंकि हमने x की जगह पर -5 रखा है तब ये 0 हुआ है, तो इसका शून्यक हो गया -5। अब बच्चों शून्यक निकालते कैसे हैं, इसका एक आसान तरीका जैसे ये है, सवाल ये था आपका अभी 5x + 3 हमें इसका शून्यक निकालना था। तो सबसे अच्छा तरीका होता है बच्चों 5x + 3 जो बहुपद है उसे 0 के बराबर कर लीजिए, उसे 0 के बराबर कर लीजिए और इसको सरल करके, ये हमारा एक अज्ञात राशि का समीकरण है, इसे को सरल करके x का मान निकाल दीजिए। ये आप जानते होंगे, आपने हल किए होंगे, तो इसको कितना हो जाएगा 5x, इस 3 का पक्षांतर कर देंगे तो 0 - 3 हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट 5x बराबर -3 और इम्प्लाइज दैट x बराबर हो गया -3/5, -3/5। इसका मतलब है कि इसका शून्यक हो गया -3/5, ये इसका शून्यक हो गया। जरा जांच कर लें, देखिए अब यानी यहाँ हम x की जगह पर -3/5 रखें तो ये शून्य हो जाना चाहिए, जरा रखते हैं, देखिए 5x + 3 इसकी जगह मैं x की जगह पर रख रहा हूँ -3/5, ये वाला जो शून्यक है इसको रख रहे हैं, तो मान रखना आप जानते होंगे 5 गुणा -3/5 + 3, यहाँ देखिए 5 से 5 कट गए तो -3 + 3 बराबर आ गया 0, यानी इस रैखिक बहुपद में मैंने इसका मान रखा तो 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि इसका शून्यक -3/5 है। तो कहने का मतलब यह है कोई भी बहुपद हो, कोई भी बहुपद हो, x के वो मान जो उसमें रखने पर उस बहुपद का मान 0 हो जाए उसके शून्यक कहलाते हैं। अभी मान लीजिए मैं द्विघात बहुपद की बात करता हूं, जैसे मैंने लिखा 5x² + 3x + 5, तो इसमें भी यहाँ x के कुछ न कुछ मान होंगे, लेकिन ध्यान रखिए इसमें x के 2 मान निकलेंगे, x पर जितनी घात होती है x उसके उतने ही शून्यक होते हैं, तो इसमें x की 2 घात है तो इसके 2 मान निकलेंगे, चाहे कोई भी निकले, और वो दोनों ही इसके शून्यक कहलाएंगे। अब यहाँ पर चूंकि रैखिक बहुपद में x की घात 1 थी, इसलिए इसका शून्यक कितना हो गया था 1 ही निकला था। अगर त्रिघात का बहुपद है तो उसके शून्यक 3 निकलेंगे। तो इस तरह से बच्चों हम कह सकते हैं किसी बहुपद के शून्यक x के वो मान होते हैं जिन्हें हम x के स्थान पर रखने से उस बहुपद का मान 0 हो जाता है, इसलिए उन्हें हम शून्यक कहते हैं। अब देखिए बच्चों इसके बाद आगे इस तरह से प्यारे बच्चों आज मैंने आपको बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स के बारे में बहुत ही डिटेल में समझाया। बहुपद क्या होते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद का मानक रूप क्या होता है, बहुपद के कितने प्रकार हैं, बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। आज मैंने इस पूरे चैप्टर पर चर्चा की है, विस्तृत रूप से चर्चा की है। प्यारे बच्चों
मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप इस बहुपद के चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले इस वीडियोस को देखिए जो मैंने अभी आपके सामने प्रस्तुत किया है, जिससे आपको बहुपद की पूरी जानकारी हो सके और आप आगे के क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब मैं बार बार आपको बहुपद के बारे में नहीं बताऊंगा, इसलिए जो मैंने अभी ये वीडियो बनाया है इसको पूरा देखिए, ढंग से देखिए और समझने का प्रयास करिए। मैंने बहुपद की जो परिभाषाएं लिखाई हैं उनको याद कर लीजिए, उनको समझ लीजिए, जिससे आपको आसानी रहे। और इसके बाद हम आपको और आगे के अभ्यास कराएंगे। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। उससे पहले हम आपको कहना चाहेंगे बच्चों, एक बार पुनः कहेंगे, आप हमारे चैनल ई क्लासेस SK कुशवाहा, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर हमारे पसंद आते हैं तो लाइक करिए और मैं आपसे वादा करता हूँ आप कहीं कोचिंग मत लगाइए, बस आप मेरे साथ चलिए, पूरा वीडियो देखिए, मेरे साथ गणित पढ़िए। मैं कक्षा 10 के उत्तर प्रदेश के सारे छात्रों को पूरा गणित सॉल्व करा के देंगे। अगर आप हमारा साथ देते हैं, हमारे वीडियोस को देखते हैं और सारे वीडियोस को लाइक करते हैं तो हमारा उत्साह वर्धन होगा और हम आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अपने साथियों को बताइए, जो अपनी कक्षा के छात्र हैं उनको बताइए, जिन्होंने कक्षा 9 पास करके कक्षा 10 आए उनको बताइए कि वो ई क्लासेस SK कुशवाहा नाम के यूट्यूब पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, आप उसका लाभ उठा सकें। इसी आशा के साथ सारे बच्चे हमारे वीडियोस को देखेंगे और पढ़ेंगे और ज्ञान प्राप्त करेंगे, गणित में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। इसी आशा के साथ आज हम बहुपद की प्रारंभिक जानकारी को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बच्चों।